Hello everyone. Today we will start chapter 4 of history, colonialism and tribal societies. In this chapter we will read about the tribal people and their activities, tribal life during the 19th century, tribal revolts in Chota Nagpur, tribal revolts in northeast India and other revolts. देखिए, द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ कलेक्टिवली नन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे भारत में उसको हम किस नाम से जानते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंस्टिट्यूट 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। ये कितने परसेंट है? 2011 की जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग 8.6% क्या है आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोस्टली कंसनट्रेटेड इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लिविंग अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। द वेज ऑफ ट्राइबल लाइफ्स आर क्वाइट डिफरेंट। थोड़ा सा जो उनका रहने का, रहन सहन का तरीका है वो थोड़ा सा हम लोगों से अलग होता है। ट्राइबल पीपल इन द अर्लियर डेज बिफोर द ब्रिटिश टुक पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया। देखिए, जब तक जो है ब्रिटिश का यहाँ पर कंट्रोल नहीं था तो वो क्या है, उनकी जो पॉपुलेशन थी तो वो लिमिटेड थी। उनको कम लोग जानते थे क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। ठीक है। लेकिन जब उनकी जो ज़मीनें थी उन पर ब्रिटिश ने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, तो क्या था, उनकी जो उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, रिवॉल्ट्स किए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनके अपने कस्टम्स होते थे, अपनी एक्टिविटीज़ होती थी, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो जंगलों में रहा करते थे। ठीक है। तो जब हम लोग ज़्यादा उनके बारे में हमें पता लगा, ठीक है, सोशल ट्राइब्स के बारे में, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ थी ये किस तरह रहती थी, क्या करती थी? ये जंगलों में रहती थी। ठीक है। दे सोल्ड प्रोडक्ट्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वही चीज़ें बेचती थी जो हमें इन्हें जंगलों से मिलते थे। ठीक है। और क्या करते थे, कुछ ये थे आपस में जंगली जानवरों को पाला करते थे। ठीक। और इनका था झूम कल्टीवेशन, झूम खेती किया करते थे। और इनको क्या कहते थे? झूम खेती को घुमंतू खेती, घूम कर खेती करने वाले लोग भी करते थे। ठीक है। जैसे एक एरिया को इन्होंने साफ़ किया, वहाँ पर खेती की। ठीक है। उस एरिया को पहले साफ़ करते थे, वहाँ पर खेती करते थे ये लोग। जब फसल हो जाती थी काट देते थे उसको, फिर कहीं नई जगह पर चले जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होती थी, इनकी झूम कल्टीवेशन हुआ करती थी। कुछ लोग जो थे वो शिकार किया करते थे। ठीक है। झुंड बना के चलते थे अपना टोलियों में और शिकार किया करते थे। वे जंगलों से मिले हुए, जंगलों में जाकर फल इकट्ठा करते थे, जड़ें खाते थे। और जैसे कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए भी क्या करते थे, वो जंगली जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया करते थे। और बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जो जानवरों को पाल के अपनी ज़िंदगी चलाते थे। ठीक है। उनको वो चरवाहे होते थे एक तरह से, जो मतलब कि इसे वो मौसम के हिसाब से अपने जो उनके जानवर होते थे उनको लेकर चलते थे। जब एक जगह पर घास ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में जाकर रहने लगते थे। ठीक है। और 19वीं सेंचुरी से पहले ही बहुत सारे कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जो एक जगह रुककर खेती करने लगी थी। वो बार बार जगह नहीं बदलती थी, उसके लिए वो हलों का इस्तेमाल करने लगी थी और धीरे धीरे वो उस ज़मीन पर जो है अपना राइट्स दिखाने लगे थे। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो समुदाय थे वो छोटा नागपुर में थे। ठीक है। तो हमारे जो अंग्रेज़ थे उनको जो है एक जगह ठहर कर जो खेती करते थे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते थे, उनके बजाय जो घूमकर खेती किया करते थे। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि उनको एक जगह बसाकर उनको सिविलाइज करना, उनको अच्छे तौर तरीके सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में जो ट्राइबल लाइफ थी वो कैसी थी? एज मैंशन अर्लियर, जैसा कि पहले ही मैंशन किया जा चुका है आपका, द ट्राइबल कम्युनिटीज़ रिसाइडेड इन रिमोट एरियाज़। वो जो क्या है आपके हिल्स एरिया में, जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहा करती थी। और उनके आसपास क्या था, नेचर था, पेड़ पौधों में रहते थे वो लोग। सिंपल लाइफ्स थे, उनके अपने कस्टम्स थे, अपने ट्रेडिशनल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है, पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाता है, तो उनकी जो धीरे धीरे वो लाइफ है वो ख़त्म होने लगती है।
उनकी डेंजर्स में आ जाती है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम पहले प्रीवियस चैप्टर में आपको मैं बता चुकी हूँ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था कि ब्रिटिशों ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, हमने 3 सेटलमेंट पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में। रेवेन्यू सिस्टम में क्या था, जमींदारों से वो ब्रिटिश जो हैं उन्होंने ज़मींदार बना दिए थे कि आपको इनसे टैक्स लेना है। तो टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि अगर वो टैक्स उसको नहीं पे कर पाते थे तो उनकी ज़मीनों को ब्रिटिश जो थे अपने अंडर में कर लेते थे। पहले ज़मींदार अपने अंडर में करता था और ज़मींदार क्या करता था, ज़मींदारों को, क्योंकि ब्रिटिशों ने ज़मींदारों को ये राइट दे दिया था कि आप उनसे टैक्स कलेक्ट करिए, हम आपसे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ज़मींदार क्या करते थे, उनकी ज़मींदार ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। वो किसानों पर अत्याचार करते थे, ट्राइबल सोसाइटी पर अत्याचार करते थे बहुत ज़्यादा। उनको लोन लेने के लिए मजबूर किया जाता था और जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन को हड़प कर लिया जाता था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क बाय द government distributed the tribal life. A large part of forest were cleared to lay the railway track. This forced a lot of tribal people to move out of the forest. Also, some parts of the forest were declared as reserved forest. देखिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए क्या किया गया, उनसे वो फॉरेस्ट जंगल जो थे खाली करवा लिए गए। यहाँ तक कि उनको उसमें जाने की भी मनाही हो गई कि अब आप लकड़ी वगैरह लेने भी वहाँ नहीं जा सकते, वो रिज़र्व हो चुके हैं। बट गवर्नमेंट के सामने अभी एक प्रॉब्लम थी कि जब उन्होंने उसको फिक्स कर दिया कि यहाँ पर कोई नहीं जा पाएगा तो उन्हें मज़दूर कहाँ से मिलते रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने कुछ थोड़े बहुत उनको ज़मीन दे दी थी कि आप यहाँ पर आ सकते हो थोड़ा सा और इस ज़मीन में खेती करो, लेकिन बदले में तुम्हें मज़दूरी करनी पड़ेगी हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने एक फाउंडेशन लगा दी, आप आ तो सकते हो लेकिन आपको हमारे यहाँ मज़दूरी करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन मिशनरीज, मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज वर आल्सो एक्टिव इन द ट्राइबल एरियाज़। बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी जो उस टाइम पे ट्राइबल एरियाज़ में एक्टिव थी। तो अब क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ये फील होने लगा था कि ये भी हमारे ऊपर अधिकार जमाने के लिए आने लगे हैं। तो इस तरह से एक तरफ तो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, एक तरफ से ब्रिटिश थे। तो इन चीज़ों ने जो है आदिवासियों के अंदर एक जुनून सा पैदा कर दिया था कि हमें अब इनसे लड़ना पड़ेगा किसी न। तो यही जो जुनून था उनका किस तरह से आया, रिवॉल्ट्स के रूप में आपके सामने आया। किस तरह के रिवॉल्ट्स हुए वो हैं, सबसे फर्स्ट है आपका ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन छोटा नागपुर झारखंड में। वहाँ पर कई तरह की ट्राइबल्स थी आपकी, कॉल ट्राइबल थी, संथाल थे, मुंडा थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारों ने साथ मिलकर रिबेलियन स्टार्ट किया। सब ने अलग अलग अपना रिबेलियन किया, आंदोलन किया ताकि हमें ब्रिटिश से छुटकारा मिल सके। ब्रिटिश को उन्होंने एक दिकुस का नाम दिया था कि ये जो बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, ये कौन है, दिकुस हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द छोटा नागपुर रीजन विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ रिबेलियंस। बहुत सारी सीरीज मतलब कई रिबेलियन हुए वहाँ पर। तो फर्स्ट था उसमें कॉल रिबेलियन। The Kauls were inhabitants of Chota Nagpur region in 1820. The king of Porhat accepted the British control and agreed to pay huge taxes to them. The Kauls did not agree to this arrangement. The Kauls used traditional weapons like bows and arrows, which proved to be no match to the British troops, which used modern weapons. The Kauls were exploited by the non-Adivasi ठेकेदार। दे फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द एनरोचमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। क्या था, देखिए कॉल रिबेलियन वही था आपका, अंग्रेज़ों के खिलाफ था। क्यों था, क्योंकि उन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। अब बातें जो थी उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, सारी ज़मीन उनकी हड़प ली गई थी। तो उनके पास ऐसे वीपन्स भी नहीं थे। उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की। जो उनके पास बॉल्स थे, एरोज़ थे अपने बनाए हुए, उनको ही वो हथियारों के रूप में यूज़ कर रहे थे। जो कि क्या था, जो कि उनके पास थे, ब्रिटिश के पास उनकी कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश के पास जो थे मॉडर्न वीपन्स थे और उनके पास पुराने थे। तो इस तरह से उनका जो रिबेलियन था और जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कॉल्स ने कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारा साथ देगी, किसके खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब जाकर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपना रिवॉल्ट स्टार्ट किया। लेकिन लास्ट में हथियारों की कमी के कारण उनके पास इतने वो पावरफुल नहीं थे ट्राइबल्स जो थे। तो ब्रिटिश क्या थे, इसमें जीत गए। ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द रिबेलियन। वो रिबेलियन को दबाने में, इस विद्रोह को दबाने में
सक्सेस रहे, बट ए लॉट ऑफ लाइव्स वर लॉस ड्यूरिंग द रिबेलियन, लेकिन बहुत सारे लोग इस रिबेलियन में मारे गए। द संथाल रिबेलियन 1855 इज द सेम रिबेलियन, ठीक है, जिस तरह से कॉल रिबेलियन था, सेम ये भी था संथाल। द संथाल ट्राइब्स इनहेबिटेड द संथाल प्रांगन्स इन झारखंड। द पीपल ऑफ द संथाल ट्राइब वर अनहैप्पी आफ्टर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ, वही जमींदारी सिस्टम से वो भी नाखुश थे। द संथाल हुल वॉज लेड बाय 4 ब्रदर्स सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। ये 4 भाई थे जिन्होंने इस रिबेलियन को आगे बढ़ाया, ठीक है, इसमें इन्होंने लीडरशिप की थी। द संथाल कंसिडर द ब्रिटिश ऑफिशियल, जमींदार्स, मनी लैंडर्स, इन्होंने सबको अपना क्या है एनिमी मानते थे और सबके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत सारे इन्होंने क्या किया, मनी लैंडर्स को मार भी दिया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंधु एंड कान्हू द संथाल्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने कहता था कि हम इनसे इंडिपेंडेंस होकर रहेंगे, हमें इनसे जीतना है। देयर ए वायलेंट confrontation occurred when the police came to arrest Sidhu and Kanhu. This confrontation transformed into a rebellion and many police officials, जमींदार and moneylenders were killed. ब्रिटिश ने क्या किया, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दी, लेकिन जब पुलिस भेज दी तो उनके जो थे और भी जो ट्राइब्स थी वो भी उनके साथ आ गई और एक होकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। टू सप्रेस द रिबेलियन, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्टियन लॉ, एक लॉ जारी कर दिया कि इस को मतलब बंद किया जाए। द आर्म्ड फोर्स वर सक्सेसफुल सप्रेसिंग द रिबेलियन, और वो दबाने में इसको सक्सेस भी रहे। मैनी पीपल फ्रॉम द संथाल ट्राइब, और बहुत सारे मारे गए। सिंधु और कान्हू को पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। द संथाल रिबेलियन फोर्स द ब्रिटिश टू इनेक्ट द संथाल टेनेंसी एक्ट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये आंदोलन इतना बड़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमने इनके थोड़ा सा इनको मतलब कुछ इनके लिए बेनिफिट के लिए कुछ नहीं किया तो अब हमें ये उठने लगे हैं, मतलब ये आवाज़ उठाने लगे हैं ये लोग, कहीं आगे जाके हमारे लिए कोई नुकसान ना हो इससे। तो उन्होंने एक टेनेंसी एक्ट उनके प्रोटेक्ट करने के लिए पास कर दिया ट्राइबल्स को, और द विलेज हेडमैन को इसकी अथॉरिटी दे दी उस लॉ को मेंटेन करने के लिए कि उस मेंटेन को किस तरह से आपको एक्शन में लाना है। मुंडा रिबेलियन 1895 में बिरसा नाम का एक जो आदमी है वो बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों में देखा गया। मतलब कि लोग कहते थे कि उसके पास एक जो पावर है उसके पास, वो सारी बीमार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चमत्कारी होती हैं, ठीक है, कि मतलब वो भगवान का रूप है एक तरह से, वो बीमारियां दूर कर सकता है, वो कई चीज़ों को बढ़ा सकता है, अनाज को डबल कर सकता है। तो बिरसा ने खुद को यह ऐलान कर दिया था ऐसा कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है इन ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, कि इन दिकुओं को यहाँ से बाहर निकालो। दिक्कू कहते थे ना वो बाहरी लोगों को, उनको बाहर निकालने के लिए मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। तो वो लोग क्या थे, उसे भगवान मानने लगे थे। और बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो दूसरे जो और आसपास के जो ट्राइबल्स थी वो भी उसमें आकर उसके साथ आकर मिलने लगी थी, क्योंकि वो उसे भगवान मानने लगी थी। तो इस तरह से वो भी आकर उनसे मिलने लगी थी उससे। 1895 में बिरसा ने जो उनके फॉलोअर्स थे उनसे मांग की कि आपको मेरे साथ चलना होगा, मतलब कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ आपको अपनी जो लाइफ है वो खुद बचानी होगी, ऐसे हम इनके कंट्रोल में नहीं रह सकते, आप अपनी जो लाइफ है उसे बचाइए। तो वो क्या करते थे, अपना जहाँ मन करता था उनका जो झरने थे, लेक्स थी, पेड़ थे, उन पर मतलब अपना कंट्रोल करने लगे थे, ठीक है। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक बार वो एक जगह टिके रहें और अपना जो उनका मन करता है वो उस लोग को करें, उस काम को करें, ब्रिटिश के अंडर रहकर काम ना करें। तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ, बिरसा के इस रिबेलियन से बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होने लगी थी। तो जब ये रिबेलियन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने इस पर कार्रवाई करने का फ़ैसला लिया। तो उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में से 2 साल की सज़ा सुना दी। 1897 में जब वो जेल से लौटे तो दोबारा से उन्होंने वही गांव-गांव घूमना शुरू किया, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये जो दिक्कू हैं इनको यहाँ ये हमें यहाँ से तबाह कर देंगे, इनको यहाँ से निकालो, ठीक है। तो सन 1900 में बिरसा की जो है हैजे से डेथ हो गई और आंदोलन क्या हुआ, ठंडा पड़ गया।
लेकिन इन आंदोलनों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उनको ऐसे लॉ बनाने पर मजबूर कर दिया जिसके ज़रिए क्या था, जो दीकू लोग थे वो ट्राइबल्स की जो ज़मीन थी वो आसानी से अपने कब्ज़े में नहीं कर सकते थे। और दूसरा क्या था, इन्होंने एक बार ये बता दिया लोगों को कि हम लोग ये जो ट्राइबल्स हैं ये चुपचाप कुछ भी सहने वाले नहीं हैं। अब गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि हम इनको आसानी से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ये भी एबल हैं, ये हमें इस चीज़ के लिए मतलब कि फ़ोर्स कर सकते हैं कि हम इनको ऐसे ही, इनके फॉरेस्ट वगैरह ऐसे ही अपने अंडर में नहीं ले सकते।